सास ने लगाया रसोई पर टाइम टेबल। एसी वाले कमरे में खर्राटे मारकर शिवानी आराम से सो रही होती है, तभी वहाँ उसकी माँ पुष्पा आती है। अरे उठ जा, मैं कहती हूँ उठ जा, तेरा कोई टाइम टेबल नहीं है क्या उठने का? हाँ देख जरा, सुबह के 11 बज गए हैं। अरे माँ क्या है, क्यों इतना गजगज कर रही हो? जाओ कमरे से बाहर जाओ। हाँ चल ही जाती हूँ मैं, तू आराम करना, आराम फरमा। लेकिन जब ससुराल में सभी चीज टाइम टेबल से करनी होगी ना, तब तुझे अपनी माँ की याद आएगी। इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं और शिवानी की शादी एक जॉइंट फैमिली में पूरे विधि विधान से हो जाती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। चलिए भाभी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। हाँ ले जाओ, जल्दी आराम करेगी तभी तो सुबह जल्दी उठ पाएगी। अगले दिन सुबह शिवानी के कमरे का अलार्म बजता है और शिवानी नींद में अलार्म को बंद करते हुए, ओहो कमबख्त, ये अलार्म भी ना सोने भी नहीं देता। शिवानी फिर से अलार्म बंद करके सो जाती है। वहीं घर के बाकी सदस्य, अरे सुमित्रा, बहू कहाँ है? अब तक नहीं उठी। पता नहीं माँ जी, बहू है कहाँ? अब तक तो उठ जाना चाहिए। रुकिए मैं देख कर आती हूँ। सुमित्रा बहू के कमरे के दरवाजे को खटखटाते हुए, बहू, ओ बहू उठो, सुबह के 8 बज गए हैं। हे राम, मर गई। ये तो माँ जी की आवाज थी। जी माँ जी, उठ गई हूँ, बस रेडी हो रही हूँ। अब शिवानी फटाफट नहा धोकर हॉल में आती है। बहू उठ गई? अच्छा जा, समय बर्बाद न करते हुए पहली रसोई की रस्म शुरू कर दे। जी माँ जी। अब शिवानी रसोई में आती है। शिवानी शुरू से ही कामचोर थी, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पहली रसोई पर क्या बनाए। दूसरी तरफ खाने के मेज पर बैठा परिवार, अरे शिवानी भाई खाना दे दो, ऑफिस को लेट हो रहा है। बहू और कितना टाइम लगेगा? पता नहीं बहू को इतना क्यों टाइम लग रहा है। सुबह के 11 बज गए, 12 बजे दोपहर हो जाएगा। रुको मैं देख कर ही आती हूँ। सुमित्रा रसोई में आती है और रसोई को चारों तरफ से गंदा देखकर सुमित्रा का खून खौल उठता है। सुमित्रा की बहू के शरीर पर भी गंदगी लगी हुई होती है। सत्यानाश बहू, ये तूने मेरी रसोई का क्या हाल कर रखा है? इतनी देर से रसोई में रहकर तू खाना बना रही थी या रसोई गंदा कर रही थी? और रसोई में इतना फैलाव करने के बाद भी तेरा खाना अभी तक नहीं बना है। माँ जी मैं कर रही हूँ, बस थोड़ी देर और रुकिए, अब बन ही गया। रसोई को इतना गंदा देखकर मन तो कर रहा है पहले से अपनी पूरी रसोई साफ करवाऊं। ठीक है, जल्दी से खाना लेकर आजा, सब इंतजार कर रहे हैं। शिवानी सुबह का खाना दोपहर के 12 बजे तक परोसती है। बहू खाना तो ठीक है, पर मेरी बात ध्यान से सुन। हमारे घर के सभी सदस्य टाइम टेबल से खाना खाते हैं। हाँ भाभी, आपकी वजह से आज मेरा कॉलेज मिस हो गया। हाँ मेरा भी हाफ डे लग गया, अब हाफ डे की ड्यूटी करने जा रहा हूँ। कल से टाइम से खाना बना लेना। अरे इन लोगों ने क्या ये टाइम टेबल लगा रखा है? अरे ऐसा लग रहा है घर में नहीं स्कूल में हूँ। मैं कल से जल्दी बना दिया करूँगी खाना। अब सभी के खाना खाने के बाद शिवानी हाथों में बैग लेकर घर के बाहर जा रही होती है। बहू कहाँ जा रही हो इस वक्त? क्या हुआ, बाहर कोई काम था क्या बहू? वो माँ जी थोड़ा पार्लर जाना था। ठीक है बहू जाओ, पर टाइम से आ जाना। अब शिवानी आराम से पार्लर जाकर पेडिक्योर मैनिक्योर करवा रही होती है और देखते ही देखते शाम के 7 बज जाते हैं। दूसरी तरफ सुमित्रा रसोई में आती है, जहाँ पूरी रसोई फैली होती है और सिंक के झूठे बर्तनों में मक्खियां भिनक रही होती हैं। हे भगवान, झूठे बर्तनों पर कैसे मक्खियां भिनक रही हैं? बहू भी दोपहर की गई हुई है और शाम के 7 बज गए हैं, पता नहीं कब आएगी। बहू का तो रसोई संभालने का कोई टाइम टेबल ही नहीं है। अब शिवानी पार्लर से आके गैस पर खाना चढ़ाकर फोन चलाने में टाइम पास करने लगती है। इतने में गैस पर चढ़ा सारा खाना जल जाता है। शिवानी घड़ी की तरफ देखती है जिसमें 10 बज चुके थे। भगवान, टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया है, अब क्या करूं? अब शिवानी उसी जले खाने पर धनिया की गार्निश करके खाना परोसती है। अरे भाभी, ये खाना इतना कड़वा क्यों लग रहा है, जैसे मानो जल गया हो? जल गया हो नहीं, इसने जला दिया है इस खाने को। पता नहीं इसका ध्यान कहाँ रहता है। अब इसी तरह शिवानी बार बार बेटाइम खाना बनाकर ससुराल वालों को खिलाती है। तभी एक दिन, शिवानी यार ये सब क्या है? जब से तुम आई हो तब से रोज हाफ डे पर ही ऑफिस जाता हूँ, क्योंकि तुम टाइम से न तो ब्रेकफास्ट बना पाती हो और ना ही मेरा लंच पैक करती हो। तुम्हारे लिए तो इस रसोई में एक टाइम टेबल सेट होना चाहिए। दूर खड़ी सुमित्रा ये सारी बातें सुनकर गुस्से में ही सही, पर आज मेरे बेटे ने बड़े पते की बात कही है।
अब एक सास होने के नाते मैं लगाऊंगी रसोई पर टाइम टेबल। तभी सुमित्रा उस रात अपने हाथों में टाइम टेबल का चार्ट लेकर हॉल में सभी सदस्यों के आगे कहती है, बहू, आज से तुम रसोई में टाइम टेबल से जाओगी और ये टाइम टेबल स्पेशली तुम्हारे लिए है, पर फॉलो पूरे परिवार को करना होगा। इस टाइम टेबल पर लिखा है कि तुम्हें सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच नाश्ता रेडी करना है, 11 से 12 के बीच तक लंच और शाम को 4 से 5 चाय और नाश्ता, और रात को 7 से 8 के बीच डिनर रेडी होना चाहिए। अरे क्या माँ जी, इस टाइम टेबल को सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मैं ससुराल में नहीं बल्कि अपनी स्कूल की क्लास में हूँ, जहाँ अगर एक भी टाइम टेबल मिस हुआ तो पनिशमेंट मिलेगी, खाना ना खाने की। बहू, अगर तुम्हारा मजाक खत्म हो गया है तो टाइम टेबल के हिसाब से लंच रेडी करने का टाइम हो गया है। जी माँ जी। इसी तरह अगले दिन सुबह शिवानी के बेड के पास अलार्म तेज तेज बज रहा होता है। शिवानी बार बार अलार्म को बंद करके सो रही होती है। अरे 7 बज गए, मुझे तो नाश्ता तैयार करना था टाइम टेबल के हिसाब से। शिवानी जब तक नहा धोकर रसोई में आती है उसका आधे से ज्यादा समय निकल चुका होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए शिवानी जल्दबाजी में सुबह के ब्रेकफास्ट में ब्रेड टोस्ट सबको सर्व करती है। अरे क्या ये बहू सुबह के खाने में कुछ पौष्टिक नहीं बनाया? इस खाने को देखकर साफ पता चल रहा है कि बहू टाइम से रसोई के अंदर नहीं गई। वो माँ जी, थोड़ा देर हो गया था। ठीक है, देर हो गया था, कोई बात नहीं, अब पूरे दिन रसोई नहीं खुलेगी। अब इसी ब्रेड टोस्ट में आप लोगों को लंच तक रहना होगा, और खबरदार जो किसी ने बाहर से कुछ मंगा कर खाया तो। अरे क्या भाभी यार, सुबह जल्दी उठकर टाइम टेबल से खाना बना लेती ना, अब आपकी वजह से हम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा। अब इसी तरह अगले दिन शिवानी की दोस्त उसे कपड़ों की सेल का बताकर मार्केट बुलाती है। शिवानी बिना कुछ सोचे समझे मार्केट चली जाती है और काफी समय बाद, अरे ये क्या, मैं आराम से शॉपिंग कर रही हूँ, मुझे तो टाइम टेबल के मुताबिक इस वक्त रात के खाने की तैयारी कर लेनी चाहिए थी। शिट शिट शिट, निकल शिवानी, जल्दी निकल यहाँ से। सुन प्रियंका, मैं जा रही हूँ, तू शॉपिंग कर। अरे इसको क्या हो गया? अब शिवानी भागी भागी घर आती है, लेकिन इस बार भी वो टाइम से रसोई में नहीं पहुंच पाती। ओह, टाइम तो सारा खत्म हो गया, अब इतने समय में क्या बनाऊं? एक काम करती हूँ, सैलेड ही काट कर सबको सर्व कर देती हूँ। अरे ये क्या है बहू, ये कच्ची कच्ची सब्जियाँ क्यों लाकर हमारे आगे रख दी है? लगता है भाभी आज भी टाइम से रसोई में नहीं पहुँच पाई। ये सब क्या हो रहा है बहू? दोस्तों के साथ मार्केट करने के लिए तू टाइम से निकल जाती है, पर रसोई में कभी टाइम टेबल से नहीं पहुंच पाती। कितनी लापरवाह है तू कब जिम्मेदार बहू बनेगी? मैं तो जल्दी जल्दी ही आ रही थी माँ जी, पर तब तक भी टाइम ओवर हो चुका था। इसी तरह अगले दिन शिवानी सबको एक एक गिलास मैंगो शेक देती है ब्रेकफास्ट में। ये क्या बहू, सिर्फ एक गिलास जूस सुबह के नाश्ते में? क्या आज भी टाइम पे रसोई में नहीं जा पाई तुम? हाँ पापा, ये आज भी नहीं जा पाई, और जाएगी भी कैसे? टाइम से उठती ही नहीं है, इसका बस चले तो सारा दिन सोती रहे। बहू, तेरे टाइम टेबल का तो पता नहीं, पर तेरे चक्कर में भूख से मेरे पेट की अंतड़ियां सूख गई हैं। शिवानी के टाइम से रसोई न संभालने के कारण घर में किसी को भी टाइम से खाना नहीं मिल पा रहा था और शिवानी भी भूख से बहुत परेशान हो रही थी। तभी एक दिन शिवानी सबसे छुपकर ऑनलाइन खाना मंगाती है, लेकिन दरवाजे पर ही सुमित्रा डिलीवरी बॉय को रोक देती है। ये लो भैया, ये पकड़ो एक्स्ट्रा पैसे मेरी तरफ से, इसे टिप समझो, और ये खाना भी अपने परिवार को ही खिला देना। शुक्रिया मैम। ये क्या माँ जी, मुझे भूख लगी थी बहुत तेज। जिस तरह से टाइम टेबल से रसोई ना संभालने के कारण मेरा पूरा परिवार भूख से तरस रहा है, वैसे ही तुम भी तरसोगी। इसलिए अगर ज्यादा ही भूख लग रही है तो टाइम टेबल से रसोई संभालना सीखो। तभी उस रात शिवानी टाइम से उड़ने के चक्कर में सोती ही नहीं है और अगले दिन टाइम से रसोई में जाकर स्वादिष्ट पकवान बनाकर सबको खिलाती है। अरे वाह भाभी, आज तो कमाल ही कर दिया आपने। अब इतने टाइम बाद ये भोजन खाकर आत्मा को तृप्ति मिलेगी। अब इसी तरह शिवानी सारे काम को छोड़कर बस टाइम टेबल पर ही फोकस करती है और हर बार टाइम से खाना बनाकर अपने परिवार को खिला देती है। लगता है बहू, अब तुम टाइम टेबल समझ चुकी हो। जी माँ जी, सच कहूँ तो जब से टाइम टेबल से रसोई संभाल रही हूँ तब से मुझे ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती। आराम से खाना भी बना लेती हूँ और रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाता है। सुनकर अच्छा लगा, मैं भी तुम्हें यही चीज सिखाना चाहती थी। अब शिवानी टाइम टेबल के अनुसार सब कुछ करना सीख जाती है, जिससे ससुराल के सदस्य भी अब खुश रहने लगते हैं।
पुश्तैनी ससुराल में अमीर और गरीब की गोद भराई। अरे सुनने में आया क्या तुम्हारी बहनों? क्या सुनने में आया? इतने सस्पेंस में बात क्यों कर रही हो? बताती हूँ। मैं ये बोल रही थी कि आस्था जी के दोनों बेटों की शादी। लो कर लो बात। सारे गांव ने इस पुश्तैनी परिवार की शादी देखी और तुम हमें ये पुरानी खबर दे रही हो। और सुन तो लो बहना, तुम तो बस अपनी अपनी करने में लगी हो। मैं ये बोल रही थी कि आस्था जी के दोनों बेटों की शादी तो हो गई, लेकिन सुनने में आया कि जो बड़ी बहू है ना, पास वाले गांव के राजा की बेटी, आस्था जी को बस वो पसंद है। सुना है छोटी बहू उनके पति त्रिदेव जी की पसंद की है और आस्था जी उससे काफी भेदभाव भी रखती हैं। भेदभाव? अरे आस्था जी अपनी झूठी शान तो सबके सामने ऐसे दिखाती हैं जैसे कि ये अच्छाई और सच्चाई की मूरत हो, और पैसे को लेकर भेदभाव है इनमें। कितनी गलत बात है। वही तो सुना है पहली रसोई में छोटी बहू को गरीब होने की वजह से शगुन कम दिया गया था। भगवान जाने क्या सच है। अब तो आस्था जी का असली चेहरा और दोनों बहुओं के साथ का बर्ताव जब सामने आएगा, जब इनकी गोद भराई होगी। मोहल्ले की औरतें ऐसे ही आपस में बातें बना रही थीं। ये कहानी है शाही दीवारों के पीछे की। गोरखपुर नामक एक गांव में बहुत ही सदियों के साथ रहता हुआ एक पुराना पुश्तैनी खानदान रहता था। गांव वाले पुश्तैनी हवेली के अंदर रहने वालों की इज्जत किया करते थे, और जब भी पुरानी दीवारों के पीछे से कोई भी अच्छी या बुरी खबर उठती थी तो सारे गांव के लिए वो मुद्दा बन जाती थी। पुश्तैनी परिवार की छोटी छोटी खुशियां सारे गांव के लिए त्योहार की तरह थी। पुश्तैनी परिवार में अभी हाल ही में 2 बहुएं आई थीं, जिनमें एक अमीर और दूसरी गरीब थी। दीवारों के बाहर लोग बातें बना रहे थे, तो वहीं दीवारों के अंदर, रिद्धिमा बहू, ये ले, हीरो का हार मैंने खास तेरे लिए ही बनवाया था, लेकिन बस कामों के चक्कर में मैं ये तुझे देना याद ही नहीं रहा। और हाँ, ये एक सूट भी है, अपनी माँ के पास मेरी तरफ से तोहफे के रूप में भेज देना। शुक्रिया माँ जी। माँ जी, सोनल को कुछ नहीं दिया आपने? जो जिस लायक होता है उसे उतना ही मिलता है, और जरूरी नहीं है कि तुझे कुछ दे रही हूँ तो इसको भी दूं। समझ आया बहू? तूने तो मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन इसने क्या दिया? आस्था ऐसे ही बोलते हुए चली गई। सोनल की आंखों में आंसू आ गए कि फिर रिद्धिमा ने उसे समझाया। उदास मत हो, तुम तो जानती होगी कि किसी के दिल में जगह बनाने से नहीं बनती, जब कोई हमें खुद जगह देता है तब बनती है। इसलिए दुखी मत हो। पता है किताबें कहती हैं कि अच्छाई एक ना एक दिन जीत ही जाती है। तुम बस अपनी तरफ से कोई कमी ना रखना, देखना माँ जी तुम्हें भी अपना ही लेंगी। रिद्धिमा की बात से सोनल को हिम्मत मिली। सोनल ने फिर सबके लिए शाम को अच्छा अच्छा खाना बनाया, लेकिन अपनी सास का दिल वो इतनी जल्दी नहीं जीत पा रही थी। देखते ही देखते समय गुजरा और एक दिन वो आया जब सारी हवेली में खुशियां झिलमिलाने लगी। सारा गांव बस एक ही गुणगान गाने लगा और वो था, अरे बहना, जिसका इंतजार था वो दिन बस आने वाला है। सुना है आस्था जी की दोनों बहुएं साथ साथ गर्भवती हुई हैं। अब होगी 9 महीने बाद गोद भराई। तो ही कहा, मुझे तो इस गोद भराई का बेसब्री से इंतजार रहेगा। सारा गांव बस यही गुण गा रहा था। तो वहीं हवेली के अंदर, आस्था मान जाओ, दोनों बहुओं से जो तुम्हें वारिस मिलेगा वो हमारा अपना खून ही होगा, तो ये भेदभाव अब बंद करो। मैं देख पा रहा हूँ कि जब से सोनल और रिद्धिमा गर्भवती होने की खबर मिली है, तुमने रिद्धिमा को बस उसके कमरे में आजादी दी हुई है और सोनल से तुम सुबह से शाम काम ले रही हो। अच्छा, तो और क्या करूं? उस गरीब को भी अपनी छाती पर महारानी बनाकर बैठा लूं? हद हो गई है आपसे तो त्रिदेव जी। एक तो गरीब घर की कम पढ़ी लिखी लड़की लाए हैं मेरे परिवार में, ऊपर से चाहते हो कि मैं उसे भी राजकुमारी की तरह रखूं, लेकिन ये ना हो पाएगा। माँ जी, खाना बन गया है, मैं ये भाभी को कमरे में दे आती हूँ। सोनल ऐसे बोलकर अपनी जेठानी के लिए खाना ले गई। हालांकि वो खुद भी गर्भवती थी, लेकिन उसे इस तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा था, जो देखकर त्रिदेव को काफी बुरा लगा। ऐसी समय गुजर रहा था। दोनों बहुओं का 5वां महीना लग चुका था और ऐसे में आज के दिन, पंडित जी, जरूरी नहीं कि 9वें महीने में ही गोद भराई की रस्म हो। मेरी बहुओं की जल्द ही गोद भराई कराना चाहती हूँ मैं, तो आप मुझे शुभ मुहूर्त बता दें। कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का मुहूर्त कोई भी काम करने के लिए बहुत ही शुभ है। मेरी माँ ने तो कल ही बहुओं की गोद भराई कर दीजिए आस्था जी। आस्था ने यह फैसला अचानक में लिया। उसने दोनों बहुओं की गोद भराई अगले ही दिन की तय कर दी। जैसे ये खबर हवेली के बाहर गई तो आस्था की तरह सभी गोद भराई में जाने को किसी त्योहार की तरह तैयारी करने लगे। वहीं
अरे नहीं, मेरे माँ बाबा को तो अंदाजा भी नहीं होगा कि मेरी गोद भराई तय हो चुकी है। अब मैं क्या करूं? वो लोग इस खबर को सुनकर परेशान हो जाएंगे। पता नहीं बाबा कहीं मुझे सामान देने को कर्ज ना ले ले। सोनल को अपने परिवार की चिंता होने लगी। वहीं राजा की बेटी रिद्धिमा बस खुशियों में मगन थी। हवेली के आंगन को फूलों और पर्दों से एकदम बढ़िया तरीके से सजाया गया था और सभी तरफ बस तैयारियां होने लगी। मेरे पास तो कल पहनने को कोई कपड़े भी नहीं है, क्या करूं? अब तो लगता है कि मुझे खुद ही अपने लिए कुछ सिलना पड़ेगा। सोनल ने ऐसे बोलकर एक साड़ी निकाली और खुद से ही वो अपनी गोद भराई की ड्रेस बनाने लगी। वहीं आस्था ने रिद्धिमा को महंगा ड्रेस दिलवाया और उसके लिए बहुत तैयारियां भी की। देखते ही देखते गोद भराई का दिन आया और सुबह से ही हवेली के दरवाजे खोल दिए गए। रिद्धिमा के मायके से उसके गोद भराई के लिए सामान आने लगा था। मालकिन, रिद्धिमा मालकिन के घर से ये मिठाई के डिब्बे और ये थाली भर जेवरात आए हैं, कहाँ रखने हैं? जहाँ पर सामान सजाया हुआ है ना, वहीं पर रख दो। मुझे पता था कि मेरी बहू के घर से ऐसे ही सामान आएगा। सारा आंगन भर गया है मेरा, और दूसरी तरफ इस बेहया के घर वाले हैं, अभी तक एक लुकमा नहीं भेजा। आस्था सोनल के घर वालों को कोसने लगी। देखते ही देखते मोहल्ले वाले और रिद्धिमा के घर वालों से हवेली भर गई और रिद्धिमा को आस्था स्टेज पर लाई। उसके बैठने के लिए रानी सिंहासन, साथ ही रानी हार और महंगे जोड़े में सजी हुई रिद्धिमा उस पर आकर बैठी और आस्था ने उसकी गोद भराई शुरू करवाई। आस्था जी, गोद भराई तो शायद दोनों बहुओं की है ना, तो दूसरी को तो बुलाओ। दूसरी की है, लेकिन वो दूर से ही देख ले, बस इतना ही काफी होगा। ये सारी तैयारी और सब कुछ मैंने मेरी बहू के लिए किया है ना कि उस गरीब के लिए। अब आप सभी ज्यादा दिमाग मत चलाइए और आकर मेरी बहू की गोद भराई करवाइए। आस्था की बात को सुनकर सभी लोगों ने रिद्धिमा की ही गोद भराई करवाना शुरू किया। सोनल बस दूर से सब देख रही थी। सोनल के घर वाले भी आ चुके थे, तो वो भी उसके साथ ही थे। माँ, बाबा, आप लोग जो ये एक थाली मेरे लिए सामान लाए हो, ये मुझे दे दो और आप लोग घर चले जाओ। इन बड़ी दीवारों में बसे बड़े लोगों के लिए ही जगह होती है यहाँ। आपको यहाँ से बस रुसवाई ही मिलेगी, तो आप इसका हिस्सा ना बनो। सोनल ने समझाकर अपने माँ बाप को वापस भेज दिया। कुछ देर बाद रिद्धिमा की गोद भराई खत्म हुई और सभी के जाने के बाद रिद्धिमा सोनल के कमरे में गई। सोनल, तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ, बस अपनी किस्मत को कोस रही हूँ कि उसने मुझे गरीब क्यों बनाया। क्या अमीरी इतनी जरूरी है? देखो, तुम दिल छोटा मत करो। जानती हूँ आज जो हुआ वो भूल पाना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन फिर भी है तो हम परिवार ही, और एक ना एक दिन देखना माँ जी तुम्हें भी जरूर अपनाएंगी। बस अब तुम्हें कुछ ऐसा करना है जो पैसे के मोल से ज्यादा हो। अरे हाँ, तुम्हें सिलाई करनी आती है, तुम गांव की औरतों को सिलना सिखाना शुरू कर दो सोनल। तुम्हारी कला बढ़ जाएगी और इससे लोगों का भला होगा, और जब लोग तुम्हारी इस हवेली से नाम जोड़कर तारीफ करेंगे तो माँ जी को भी तुम्हारा वजूद दिखाई देगा। रिद्धिमा ने ज्यादा बातें नहीं की और वो सोनल को समझाकर उसके कमरे से निकल आई। बस फिर क्या था, सोनल को एक राह दिखाई दी और उसी दिन से उसने गांव की औरतों को फ्री में सिलाई सिखाने का निर्णय लिया। जब गांव की औरतों को ये पता चला तो हर इच्छुक औरत गरीब बहू के पास सिलाई सीखने को आई। देखना बेटी, मैंने ये गला सही से तो बनाया है ना? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ झोल आ गया। कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश कीजिए, हो जाएगा। सोनल ऐसे ही सभी को प्यार से सिलाई सिखाती थी, जिससे आस्था को गुस्सा भी आता था। देखते ही देखते ऐसे ही वक्त गुजर गया और वो दिन भी आया जब दोनों बहुओं की डिलीवरी हुई। सोनल के पास पैसा भले ही कम था, लेकिन वो प्यार कमा चुकी थी। हॉस्पिटल में सोनल के डिलीवरी के वक्त सारी गांव की औरतें आईं और जब उसकी सही सलामत डिलीवरी हो गई तो वो सभी चली गईं। ये देखकर आस्था को अब सोनल पर गर्व हुआ। साथ ही सोनल ने एक बेटा और रिद्धिमा ने बेटी को जन्म दिया था। रिद्धिमा, बहू बहुत अच्छे। मेरी पोती कितनी सुंदर है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। और सोनल बहू, तुझसे तो मैं क्या ही कहूँ। तेरी डिलीवरी पर मुझे समझ आया कि तू क्या है, कितने लोगों का दिल जीत चुकी है। तू, तेरे लिए सारा गांव दुआ कर रहा है और साथ ही तूने मुझे मेरे घर का वारिस दे दिया। मुझे माफ कर देना बहू, आज तक मैंने तुझसे जो भेदभाव रखा। आस्था की बात सुनकर सोनल की आंखें भर आईं। उसने भरी आंखों से रिद्धिमा को देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। बस फिर क्या था, अब सोनल को भी उसका हक मिल चुका था। आस्था ने दोनों के ही बच्चों को गोद में उठाया और प्यार से दुलारा और सभी अब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे थे।